आज के इस नॉन एकेडमिक क्लास में क्लास 11th के छात्र छात्राओं को भौतिक विज्ञान एक बीमीय गति के अंतर्गत यह टॉपिक आता है जड़त्वीय एवं अजड़त्वीय फ्रेम। आप पहले से जड़त्व के बारे में जानते हैं, इनर्शिया। उसी के आधार पर आपको आज समझना है जड़त्वीय फ्रेम और अजड़त्वीय फ्रेम, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय फ्रेम को जड़त्वीय निर्देश तंत्र कह सकते हैं, उसी तरह अजड़त्वीय फ्रेम को अजड़त्वीय निर्देश तंत्र भी कह सकते हैं। तो मैं सबसे पहले एक बार स्पष्ट करना चाहूंगा जड़त्व के बारे में, जिसे आप इनर्शिया कहते हैं। गैलीलियो के द्वारा जड़त्व के नियम की खोज की गई और गैलीलियो ने यह बताया कि ब्रह्मांड के सभी पिंडों में जड़त्व के गुण पाए जाते हैं। जड़त्व के गुण को जड़ता के नाम से जाना जाता है। यह किसी भी पिंड में उपस्थित वह गुण है जिसके कारण पिंड अपनी एक समान अवस्था, जो जिस अवस्था में है, उस अवस्था को तब तक कायम रखना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी और असंतुलित बल कार्य न करे। किसी भी पिंड के पोजीशन को चेंज करने में फोर्स का ही एकमात्र योगदान होता है। वह भी फोर्स जब संतुलित स्थिति में पिंड पर आरोपित होने लगेगा तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कांट चेंज, तो वस्तु की स्थिति नहीं बदल सकती है संतुलित बल के प्रभाव से। लेकिन जब असंतुलित बल कार्य करते हैं किसी भी पिंड पर, तभी उसकी स्थिति चेंज हो जाती है, स्थिति बदल सकती है। जड़त्व के गुण के कारण ब्रह्मांड का हर पिंड अपने प्री स्टेट्स में, अपने प्री पोजीशन में, प्री पोजीशन प्रारंभिक स्थिति, आद्य स्थिति, जिस स्थिति में वो है, चल रही है तो चलते रहना चाहेगी, विराम में है तो विराम में रहना चाहती है, एक समान त्वरण के साथ चल रही है तो एक समान त्वरण में चलते रहेगी। यानी अपने वेग को वो न कभी बढ़ाना चाहेगी न घटाना चाहेगी, एक समान वेग में है, एक समान वेग में रहेगी। इसके बारे में आप 9th क्लास में पूरी तरह पढ़ चुके हैं। अब मैं निर्देश तंत्र की जानकारी देना चाहूंगा। निर्देश तंत्र क्या है? रिफरेंस सिस्टम या रिफरेंस फ्रेम्स क्या है? तो किसी भी पिंड की स्थिति या जहां इवेंट हैपन्स होता है, जहां कोई घटना घटित होती है, उस स्थान की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें 3 बीमा की जरूरत हो सकती है।
कभी तो 2 बीमा से काम हो जाता है, तो कभी 3 बीमा की जरूरत होती है। ये 3 अक्ष होते हैं, एक्स, वाई और जेड। इन तीनों अक्षों की सहायता से हम किसी पिंड की स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हैं। पिंड की स्थिति का मतलब हो गया कि वह पिंड किस जगह है, किस स्थान पर है, या तो फिर विराम में है या गति में है। तो वो जो 3 अक्ष है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, इन तीनों अक्षों का जो सेट होगा, गणित की भाषा में समुच्चय आप जानते हैं, तो सेट ऑफ एक्सिस, अक्षों का समुच्चय को ही निर्देश फ्रेम के रूप में जाना जाता है। निर्देशांक से आप परिचित हैं, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़े। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको बताया गया था कि किसी समतल पर किसी भी स्थान का निर्धारण 2 स्वतंत्र चरों की सहायता से की जाती है। ये 2 स्वतंत्र चर 2 अक्षों को निरूपित करता है। ये 2 अक्ष से जुड़े हुए स्वतंत्र चर नियामक कहलाते हैं। तो आज जो आपको जानना है, एक दूसरे से कोरिलेट कर जब तक आप नहीं सीखेंगे, आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं मिल पाएगा। इसलिए बेसिकली किसी भी चीज को समझने के लिए बताई गई चीज को सीधे रटने की जरूरत नहीं है, उसको प्रैक्टिकली समझना जरूरी है, व्यवहारिक रूप में उसको जानना जरूरी है। चाहे वो गणित हो या विज्ञान, सबका अध्ययन व्यवहारवाद की क्रिया पर निर्भर करता है। इसलिए आप गणित भी सीखते हैं तो सीधे प्रॉब्लम सॉल्व करने मत जानिए। प्रॉब्लम सॉल्व करने के साथ, प्रॉब्लम सॉल्व करना सेकेंड अपॉर्चुनिटी है। उसके कॉन्सेप्ट, उसका व्यवहारिक उपयोग को जानने के बाद जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो अधिकांश प्रॉब्लम आपको खुद सॉल्व कर लेना है। आप अधिकांश प्रॉब्लम खुद सॉल्व नहीं कर पाते, इसका मतलब है कि आपके पास कॉन्सेप्चुअल नॉलेज उस टॉपिक का नहीं है। ये मैं मैथ की बात कर रहा हूं और मैथ से रिलेटेड होता है साइंस। मैथ को साइंस की कुंजी कहा जाता है। मैथमेटिक्स इज द के ऑफ साइंस। तो विज्ञान रूपी ताले को खोलना है तो गणित रूपी चाबी की जरूरत है। इसलिए कहा जा सकता है कि विज्ञान को सीखने के लिए गणित की सभ्यता के द्वार पर पहुंचना आवश्यक है। तो गणित की सभ्यता के द्वार पर पहुंचने का यह तात्पर्य नहीं है कि आप सारे प्रॉब्लम रटें या कोई बनाए आप तब बनाएं। आप खुद से बनाएं तभी आप गणित जान रहे हैं। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट की जो जरूरत है, उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह सीखने का प्रयास करें। आज मैं फिजिक्स के जिस भाग को बताने जा रहा हूं, वहां गणित का एक अच्छा उपयोग है। तो जड़त्वीय फ्रेम जानने से पहले आपको निर्देश तंत्र या निर्देश फ्रेम जानना है। तो निर्देश फ्रेम की परिभाषा किसी बिंदु या स्थान, किसी बिंदु की स्थिति या स्थान, दोनों एक ही चीज है। तो किसी पिंड की
स्थिति, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी पिंड की स्थिति एवं स्थान निर्धारण के लिए तीन अक्षों की जरूरत होती है। अब यहां जानना है कि स्थिति या स्थान का जो निर्धारण तीन अक्ष ही करेगा, दो अक्ष भी करेगा, तीन अक्ष भी करेगा। दो अक्ष जो स्थान का निर्धारण करेगा वो 2 डायमेंशनल पोजीशन होगा, और तीन अक्षों से जब होगा तो 3 डायमेंशनल पोजीशन होगा। यानी उस वस्तु के बारे में संपूर्ण जानकारी तीन अक्ष देगा, और जब दो अक्ष होंगे तो संपूर्ण जानकारी नहीं देगा। जैसे दो अक्ष से आप लंबाई चौड़ाई जान सकते हैं, ऊंचाई नहीं समझ पाएंगे। 3 डायमेंशनल टर्म जो किसी भी वस्तु का होता है वह 3D टर्म टोटल इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार होता है। तो उस 3D टर्म को जानने के लिए तीन अक्षों की जरूरत होगी। किसी पिंड की स्थिति एवं स्थान निर्धारण के लिए तीन अक्षों की जरूरत होती है। उन तीन अक्षों के समुच्चय को निर्देश तंत्र कहते हैं। निर्देश तंत्र कहते हैं। रिफरेंस फ्रेम indicates the set of three axes which refers the position and place of body। शॉर्ट में हम कह सकते हैं सेट ऑफ 3 एक्सिस XYZ, इसको निर्देश तंत्र कहा गया, निर्देश फ्रेम कहा गया। किसी पिंड की स्थिति एवं स्थान निर्धारण के लिए तीन अक्षों की जरूरत होती है। उन तीन अक्षों के समुच्चय को निर्देश तंत्र कहते हैं। रिफरेंस फ्रेम इंडिकेट्स द सेट ऑफ 3 एक्सिस which refers the position and place of a body। अब उदाहरण के रूप में इसको समझा जा सकता है कि निर्देश तंत्र की सहायता से यह बताने में हम सक्षम हो पाते हैं कि कौन सी वस्तु चल रही है या कौन सी वस्तु विराम में है, कौन सा स्थान कहां है, कौन सी वस्तु किस स्थान पर है, कोई घटना किस पोजीशन पर, किस स्थान पर घटित होती है, किस प्लेस पर घटित होती है। इन समस्त तथ्यों की जानकारी निर्देश फ्रेम की सहायता से मिलती है। वह निर्देश फ्रेम
एक्स वाई या एक्स वाई जेड जैसे एक्सिस का एक सेट होता है, समुच्चय होता है। समुच्चय को कभी भी सिंपली ग्रुप से नहीं समझना है। ग्रुप और सेट दोनों में यह अंतर है कि परिभाषा में आप जानते हैं कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट इज द कलेक्शन ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्ट, नॉट ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वस्तु का कलेक्शन है तो उसको सेट नहीं कहेंगे। डिफाइंड वस्तु का सेट है तभी, डिफाइंड वस्तु का कलेक्शन है, संग्रह है, तभी सेट कहेंगे। ये डिफाइंड वस्तु में है कि किसी भी स्थान पर रखी गई बहुत सारी वस्तुएं हैं, लेकिन सभी वस्तुओं का पर्पस अलग अलग है। हम किसी स्थान पर रखे हुए हैं पेन, वहीं रखे हुए हैं बॉल, वहीं रखे हुए हैं चॉकलेट, वहीं रखे हुए हैं पेंसिल, वहीं रखे हुए हैं मोबाइल, तो एक समूह हो गया वस्तु का, तो यह सेट नहीं कहलाएगा। लेकिन जब किसी स्थान पर वेल डिफाइंड का मतलब है कि एजुकेशनल पर्पस से प्रयुक्त होने वाली वस्तु, पेंसिल है, पेन है, कॉपी है, बुक्स हैं, यानी खास पर्पस से रिलेटेड सारी वस्तुएं हैं, तभी सेट के रूप में उसको जाना जाता है। जॉर्ज कैंटर ने जो सेट की जानकारी दी थी, सेट के बारे में आप पढ़े हैं मैथ में, तो मैं अब आगे बताना चाहूंगा। निर्देश तंत्र को दो वर्गों में बांटा गया। निर्देश तंत्र होते हैं दो तरह के। तो अभी आप जान चुके हैं कि निर्देश तंत्र है क्या, तो सेट ऑफ एक्सिस है, जो डील करता है, जो बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को या उसके प्लेस को। निर्देश तंत्र या निर्देश फ्रेम ये दो तरह के होते हैं। एक जड़त्वीय निर्देश फ्रेम, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम, और दूसरा अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम्स और दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। जड़त्वीय निर्देश फ्रेम क्या है? तो जहां एसिलरेशन, जिस स्थान पर एसिलरेशन प्रेजेंट होता है, जहां त्वरण उपस्थित हो और जहां त्वरण उपस्थित नहीं हो, जड़त्व कहता है। जड़त्व की परिभाषा, जड़त्व का जो मूलभूत गुण है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, वह हमेशा कहता है कि एक समान अवस्था, यानी नो एसिलरेशन। जड़त्व में कहीं एसिलरेशन नहीं होगा। जड़त्व के गुण ही स्पष्ट करते हैं कि बॉडी के पास एब्सेंस ऑफ एसिलरेशन हो, त्वरण उस पिंड के पास ना हो। कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है,
एक समान वेग से चलने वाला कोई भी पिंड है, एक समान वेग से चलने वाला कोई भी पिंड है, तो वेग एक समान है तो एक्सीलरेशन यानी त्वरण का मान a है, उसका मान 0 होगा, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो जब वेग एक समान है, परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, तो त्वरण तो 0 है। कोई पिंड विराम में है तो विराम में ही रहना चाहता है, यानी 0 एक्सीलरेशन को मेंटेन रखना चाहता है। कोई पिंड गति में है तो गति में रहना चाहता है, इसका मतलब क्या है कि वो 0 एक्सीलरेशन को मेंटेन रखना चाहता है। यदि कोई पिंड चल रहा है, दौड़ रहा है, तो वह दौड़ते रहना चाहता है। वहां जड़त्व में क्या है कि दौड़ रहा है, यदि कोई पिंड, कोई गाड़ी चल रही है कि अब कभी उसकी गति बढ़ जाती है, कभी उसकी गति घट जाती है, तो वो अजड़त्वीय स्थिति में है, यानी वहां एक्सीलरेशन अवेलेबल हो गया। जहां एक्सीलरेशन का वैल्यू 0 होगा वहां जड़त्व होगा। तो जड़त्व का तात्पर्य ही है, जड़त्व में एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए, और अजड़त्व जो नॉन इनर्शियल होगा, अजड़त्व होगा, उसमें ए इज नॉट इक्वल टू 0। जड़, जड़त्व, जड़त्व जड़ शब्द से बना। जड़ शब्द का अर्थ होता है हमेशा एक समान व्यवहार करने वाला, हमेशा एक स्थान पर टिका हुआ रहने वाला। जड़ का पर्यायवाची शब्द हठ होता है, हठता, जड़ता। तो रिजिडिटी, ये जो जड़त्व है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? तो संहति जो किसी भी पिंड में पाई जाती है, संहति का मतलब मास, द्रव्यमान। संहति यह एक हिंदी का शब्द है जिसको आप जानते हैं द्रव्यमान है, 9th में भी लोगों को बताए। संहति ये मास है, इसकी उत्पत्ति जड़त्व से होती है। किसी भी पिंड में द्रव्यमान कौन प्रोवाइड करता है? तो जड़त्व देता है। पिंड में जड़त्व के गुण है तो द्रव्यमान है, और जड़त्व के गुण नहीं है तो उसमें द्रव्यमान नहीं। तभी तो हम द्रव्यमान की परिभाषा कह सकते हैं, जड़त्व की माप को द्रव्यमान कहते हैं। कितनी जड़ता उसके पास है वही उसके मास को इंडिकेट करता है। तो संहति या द्रव्यमान क्या है? जड़त्व की माप को द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान कहते हैं। मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। अब फिर हम यहां आते हैं जड़त्वीय निर्देश फ्रेम। इस जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में एक्सीलरेशन का वैल्यू जब 0 होगा, जिस वस्तु के लिए, जिस निर्देश फ्रेम के लिए ए का मान 0 हो जाएगा, वह जड़त्वीय निर्देश फ्रेम होगा। तो जब कोई पिंड विराम में हो, या जब कोई पिंड एक समान चाल से चल रहा हो, एक समान वेग से चल रहा हो, तो वैसी स्थिति में उसका त्वरण 0 होगा, और तब वह वस्तु, वह निकाय, वह बॉडी, वह सिस्टम जड़त्वीय फ्रेम, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम के रूप में जाना जाता है। ए सिस्टम which is present in rest
और यूनिफॉर्म मोशन having acceleration is equal to 0, then the body is known as inertial system, inertial body or inertial frames. वह पद्धति या निकाय, पद्धति या निकाय इस पर भी चर्चा करने की जरूरत है। वह पद्धति या निकाय जो विराम में हो या एक समान वेग में हो या शून्य त्वरण धारण करता हो, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाता है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र या फ्रेम कहलाता है। इसमें न्यूटन का नियम लागू होगा। जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में न्यूटन का नियम लागू होगा और अजड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन का नियम लागू नहीं होगा। बहुत सारी बातें जो खाली बोलते हैं उसको भी नोट कर लेना जरूरी है, बोर्ड पर नहीं भी रह सकता। तो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में न्यूटन्स लॉ ओबे हो जाता है। न्यूटन्स लॉ ओबे हो जाता है, इसका क्या कारण है? तो एक्सीलरेशन प्रोवाइड होता है। न्यूटन्स लॉ में एक्सीलरेशन प्रोवाइड होगा। न्यूटन के 3 नियम हैं। तीनों नियम तो आप लोग 9th में भी पढ़े हैं, फिर भी 11th में पढ़ना है, क्योंकि न्यूटन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और डीप से और उसका बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। सिर्फ तीनों नियम 2-2 लाइन याद कर लेने से आप न्यूटन्स लॉ के बारे में पूरी नहीं जान सकते। उसके बारे में कॉन्सेप्ट उसका समझना जरूरी है। तो अजड़त्व में हो गया, अजड़त्व में इज नॉट इक्वल टू 0। तो परिभाषा यहीं से स्पष्ट हो जाएगी। वह पद्धति या निकाय जो विराम में ना हो या एक समान वेग में ना हो और शून्य त्वरण धारण नहीं करता हो, जिसका त्वरण शून्य नहीं हो, वह अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। तो वह निकाय जो अशून्य त्वरण, इसकी परिभाषा में सीधे बोल सकते हैं वह निकाय जो शून्य त्वरण धारण कर सकता है। सबका एक ही बात हुआ, सेंस एक ही है। तो छोटा परिभाषा याद रख सकते हैं। जड़त्वीय निर्देश फ्रेम क्या है? तो वह निकाय, वह पद्धति या वह सिस्टम जो शून्य त्वरण धारण करता हो। और यहां हो जाएगा वह निकाय जो अशून्य त्वरण धारण करता हो। अजड़त्वीय तंत्र कहलाता है। 2 ढंग से परिभाषा दिए, मतलब 4 ढंग हो गया। मतलब इससे इसकी परिभाषा निकलेगी और इससे इसकी परिभाषा निकलेगी। जड़त्वीय निर्देश फ्रेम का ये परिभाषा दिए, समय नहीं लगा देंगे और जड़त्वीय हो जाएगा। और वह निकाय जिसमें अ हटा देंगे शून्य रहेगा तो वो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम हो जाएगा। इस प्रकार निर्देश फ्रेम में अब एक चीज जानना है, पृथ्वी एक खास प्रकार का फ्रेम है। निर्देश फ्रेम में किसको हम निर्देश फ्रेम कह रहे हैं? कि जब हम गतिशील बस या रेल पर बैठे हुए हैं तो हम
बस के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति को या फिर हम रेल के अंदर किसी दूसरे वस्तु को देखते हैं तो हमको अपनी स्थिति का आभास नहीं हो पाता है, लेकिन जब हम खिड़की से बाहर झांकते हैं तब हमको आभास हो पाता है कि हम कितने स्पीड में चल रहे हैं, हमारा क्या पोजीशन है। तो जब तक हम बाहर नहीं देखते हैं तब तक हमें रात के अंधियारे में यदि हम एकदम डार्कनेस रहता है, लाइट ऑफ रहता है, रेल चल रही होती है और हम स्लीपर में सोए हुए रहते हैं और बॉगी का लाइट भी ऑफ रहता है, तो उस समय हमको पता नहीं चलता है कि रेल रुकी हुई है या चल रही है। और फिर हम लाइट जल भी रहा है उसके अंदर और हम बॉगी के अंदर किसी वस्तु को देखते हैं जो भी बॉगी के अंदर है, तो हमको पता नहीं चलता है कि चल रही है या रुकी हुई है। जब हम बाहर झांकेंगे तब हमको स्पष्ट हो जाएगा। तो बाहर जिस वस्तु को देखते हैं और हमें जानकारी मिल जाती है वह वस्तु निर्देश तंत्र के रूप में जाना जाता है, व्यवहारिक रूप में। तो यहां हम पृथ्वी एक निर्देश तंत्र है। तो पृथ्वी किस प्रकार का निर्देश तंत्र है, जड़त्वीय कि अजड़त्वीय, यह पूछा जाता है। तो आप जान लें कि पृथ्वी दोनों प्रकार का निर्देश तंत्र है, अलग अलग। यानी पृथ्वी पर के तमाम वस्तुओं के लिए पृथ्वी जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। जैसे हम पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी चल रही है, यह हम कैसे जानते हैं? हम लोग सभी पृथ्वी पर हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि पृथ्वी लगातार चल रही है। इसके पास 2 टाइप ऑफ मोशन है, रोटेशन मोशन है और इसके साथ साथ फिर एक रिवॉल्यूशनरी मोशन है। परिक्रमा भी करती है सूर्य के चारों ओर और घूर्णन भी करती है। तो 2 तरह का मोशन इसके पास हो गया। लेकिन दोनों मोशन की स्थिति का आभास हमको कब होता है? जब हम सूर्य को देखते हैं, जब हम तारे को देखते हैं, जब हम चांद को देखते हैं। यानी पृथ्वी पर स्थित एक पेड़ को देखते हैं तो पता चलता है कि पृथ्वी चल रही है? नहीं, उसी तरह नहीं पता चलती है जिस तरह हम रेल पर बैठे हुए एक आदमी दूसरा आदमी को देखता है, रेल के अंदर एक लटके हुए बैग को देखता है, रेल की ही खिड़की को देखता है, रेल की ही सीट को देखता है, तो कुछ पता नहीं चलता। उसी तरह पृथ्वी पर उपस्थित तमाम वस्तुओं को हम देखेंगे, पहाड़, नदी, झरना, पेड़, पोल, कुछ भी वस्तु को देख रहे हैं तो पृथ्वी चल रही है कि नहीं ये पता नहीं चलती है। लेकिन जब हम देखते हैं सूर्य को तो पता चलता है कि सूर्य 10 बजे जहां थे 11 बजे वहां से दूर चले गए। यानी उसमें मोशन है, पूरब से पश्चिम की ओर सूर्य जा रहे होते हैं। तो वो जा रहे होते हैं, इसका मतलब है कि हम जा रहे हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य जा रहे हैं, मतलब हम पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हैं। जब हम सूर्य को जाते हुए देखते हैं कि पूरब से पश्चिम की ओर, तो हम सीधे हमको जानना है कि सूर्य नहीं जा रहे हैं, सूर्य तो स्थिर हैं, लेकिन हम जा रहे हैं पश्चिम से पूरब की ओर। इसलिए बाहर की सभी वस्तुएं विपरीत दिशा में गतिमान प्रतीत होती है। तो वो निर्देश फ्रेम के रूप में जब हम पृथ्वी पर स्थित किसी वस्तु को देखते हैं, यानी पृथ्वी को देखते हैं, तो हमको पता नहीं चलता, इसलिए कि उस समय पृथ्वी पर जो उपस्थित त्वरण है, ए का जो वैल्यू है वो 0 प्रतीत होता है। ए का मान 0 प्रतीत होने का कारण क्या है, इसको समझने की जरूरत है। तो पृथ्वी एक निर्देश तंत्र है, जड़त्वीय या अजड़त्वीय, इसकी व्याख्या हम कर रहे हैं। पृथ्वी निर्देश तंत्र है, जड़त्वीय या अजड़त्वीय। तो आप जान लें कि सूर्य
के चारों ओर पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी अपने ही अक्ष पर भी चारों तरफ घूमती है। तो पृथ्वी के पास एक घूर्णन गति है और एक परिक्रमण गति है। ये आप पहले से जानते हैं, 4-5 से जानते हैं। घूर्णन गति के कारण पृथ्वी जो घूम रही होती है, इसके पास अभिकेंद्र त्वरण है। अभिकेंद्र त्वरण है किसके कारण? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण अभिकेंद्र त्वरण A का जो मान है 0.0341 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव है, कंपटीशन में भी इसका उपयोग होगा, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो पृथ्वी में जो घूर्णन गति है, उस गति के क्रम में जो त्वरण पाया जाता है, अभिकेंद्र सेंट्रीपेटल सेंट्रीफ्यूगल चर्चा हम आगे फिर करेंगे। अभिकेंद्र त्वरण मतलब केंद्र की ओर लगने वाला त्वरण, इसका जो मान है वो 0.0341 मीटर पर सेकेंड है। और परिक्रमण गति के कारण सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी घूम रही है, उसके कारण जो अभिकेंद्र त्वरण का मान है, अभिकेंद्र त्वरण, यह A का मान 0.006 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यानी 2 टाइप ऑफ एक्सीलरेशन प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी में ये 2 तरह का। अब इसके कारण जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, और फिर हम गुरुत्वीय त्वरण जानते हैं। गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर ध्रुव पर अलग है, फिर विषुवत रेखा पर अलग है। तो हम एवरेज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जानते हैं। तो कितने त्वरण के बारे में जान रहे हैं पृथ्वी के लिए? 3 त्वरण के बारे में जान रहे हैं। एक अभिकेंद्र त्वरण, इसका मान 9.8 की तुलना में बहुत कम है, इससे ये बहुत छोटा है। अब यहां हम लिख सकते हैं कि 0.0034 इज लेसर देन 9.8, और फिर 0.006 इज ऑल्सो लेसर देन 9.8। बहुत कम होने के कारण एक्सीलरेशन पृथ्वी पर उपस्थित जो पिंड हैं, पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए, लोगों के लिए एक्सीलरेशन का वैल्यू सपोज कर लिया जाता है, मान लिया जाता है 0, यानी प्रतीत नहीं होता, फील नहीं होता। ये बहुत कम होने के, इससे बहुत कम होने के कारण पृथ्वी तल पर उपस्थित वस्तुओं के लिए A का मान लगभग 0 हो जाता है। और A का मान जो लगभग 0 हो गया, इसलिए पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं के लिए पृथ्वी जड़त्वीय त्वरण हो गया। जहां A का मान 0 हुआ, वहां जड़त्वीय हो जाएगा। तो वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र पृथ्वी है, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए। लेकिन मंगल के लिए पृथ्वी, बुध के लिए पृथ्वी, तारे के लिए पृथ्वी, सूर्य के लिए पृथ्वी, यानी अन्य खगोलीय पिंड जब पृथ्वी को देखता है, हम चले जाएंगे मंगल पर और देखेंगे पृथ्वी को तो रनिंग करते हुए दिखाई पड़ने लगेगी, यानी वहां A का मान 0 नहीं होगा, A का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अन्य खगोलीय ब्रह्मांड के अन्य खगोलीय पिंडों के लिए पृथ्वी अजड़त्वीय फ्रेम है, लेकिन पृथ्वी के लिए, पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं के लिए पृथ्वी जड़त्वीय फ्रेम है। अन्य खगोलीय पिंडों के लिए पृथ्वी अजड़त्वीय फ्रेम है, क्योंकि वहां
ए का मान 0, उनके लिए ए का मान 0 नहीं होगा। हम लोगों के लिए ए का मान लगभग 0 हो गया। कैसे हुआ ये भी क्लियर हो गया। चूंकि ये गुरुत्वीय त्वरण 9.8 के सापेक्ष था, और जब हम सूर्य पर रहेंगे तो वहां 9.8 के सापेक्ष तो नहीं होगा। ये जो त्वरण है ये वास्तविक त्वरण ही वहां परिलक्षित होने लगेगा, और जो चल रहा उसके लिए। तो आज के इस क्लास में आपको जड़त्वीय और जड़त्वीय निर्देश फ्रेम की जानकारी दी गई। आप अच्छी तरह वीडियो को अवलोकित करें। अब इसका अवलोकन जब आपका हो जाएगा और उस समय आपके पास कॉपी कलम होनी चाहिए, उसको आप नोट भी करें और ध्यान से समझें, प्रश्नोत्तर बनाएं और कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई दें। इससे रिस्पांस मिलेगा और तब हम 11th क्लास के लिए इसी तरह आगे की और वीडियो बनाते रहेंगे, जिससे आपको लाभ हो सके। धन्यवाद।